देखिए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज जो मेरा ये टॉपिक है, आज अब आपको मैं सिखाऊंगा कि बीजी के अंदर आप पहले दिन की क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। बीजी क्या है? बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। क्या है? बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। सर अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब को मेंटेन करता है। क्या करता है? हिसाब किताब को मेंटेन करता है। सर पहले आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में मैनुअल अकाउंटिंग चलती थी। एक मुनीम जी बैठे होते थे कॉपी लेके और वो काम को करते थे। ठीक है, वो क्या कहलाती है? आपकी मैनुअल अकाउंटिंग होती थी। उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता था। क्या होता था? आप लोगों का टाइम बहुत कंज्यूम होता था। उसमें एक सर आपके साथ बैठा रहता था। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में फिल्मों में ऐसा होता था, एक मुनीम जी बैठे रहते थे, रेड कलर की डायरी होती थी उनके पास और वो काम को करते रहते थे। लेकिन बस आज का ज़माना मैनुअल अकाउंटिंग का बिल्कुल नहीं रहा। आज सब चाहते हैं कि मेरे एक क्लिक पे काम हो जाए, कि मैं एक क्लिक दबाऊँ तो उसकी पेमेंट ख़त्म हो जाए, एक क्लिक दबाऊँ तो उसका सेल का बिल कट जाए। तो हर कोई अपने काम को करना चाहता है। तो इसलिए आजकल जो बनी है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर का जो नाम आता है वो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आता है। एक बार ठीक है, ठीक है, स्टार्ट हो गया। देन इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे थे कि बीजी के बारे में। ठीक है, तो आज का ज़माना जो है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को मेंटेन कैसे करते हैं। इसी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसके अंदर सीखने के लिए आपको ना ही कॉमर्स साइड होना चाहिए ना ही आर्ट साइड, बस आपको खाली वे पता होना चाहिए, आप इसमें पूरा काम को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये टैली से काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है क्योंकि टैली के अंदर आपकी अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए जब आप कर सकते हो। बीजी के अंदर मैं कहता हूँ खाली आपको वे पता हो तो आप बीजी को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बीजी। बीजी जो पहली बार लॉन्च हुआ था वो 1994 में आया था। अगर आपसे कोई पूछे बीजी कब आया था, आप बोलो कि सर बीजी जो आपका पहली बार आया था वो 1994 में आया था। जो बीजी स्टार्ट हुआ होता 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ था, फिर 12 पे गया था, फिर 14 पे गया था, फिर 16 पे। आज लेटेस्ट बीजी का 17 वर्जन आ चुका है। कौन सा आ गया? बीजी का लेटेस्ट 17 वर्जन है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। बीजी कब स्टार्ट हुआ था? 1994 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको प्रगति मैदान पर ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, जब आपका बीजी फर्स्ट टाइम आया था। क्लियर है? कोई इश्यू इसको? अब बात आती है कि सर बीजी को अगर मैं डाउनलोड करूं या बीजी को अनइंस्टॉल करूं, जैसे सर मेरे सिस्टम में तो बीजी अगर आपके पास नहीं है तो इसको कैसे इंस्टॉल करें? सबसे पहले सीखिए कि बीजी को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। बीजी को अनइंस्टॉल करने के लिए आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे एंड देन आपके यहाँ पर कैटेगरीज आई। कभी कभी ऐसी कैटेगरी नहीं आती है, स्मॉल आइकन्स में होती है, मतलब छोटे छोटे आइकन्स में होती है। इसको कैटेगराइज करने के लिए आप स्मॉल आइकन के अंदर कैटेगराइज के अंदर आएंगे एंड देखिए आपको सबसे नीचे मिल जाएगा अनइंस्टॉल प्रोग्राम। क्या मिल जाएगा? अनइंस्टॉल प्रोग्राम। इस अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे एंड देन जो भी आपका बीजी का सॉफ्टवेयर आपको अनइंस्टॉल करना है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप लोग कोई अपना एंड्रॉयड फ़ोन में से एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी आपका फॉलो होता है। आगे समझ में? देन सर आपने अनइंस्टॉल करना बता दिया। अगर बीजी को मुझे डाउनलोड करना हो तो किस तरीके से बीजी को डाउनलोड करते, क्या कुछ वे है इसको डाउनलोड करने का? तो डाउनलोड करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप गूगल पे आएंगे। ठीक है, गूगल पे जाएंगे एंड देन इसकी वेबसाइट होती है बीजी bin/बीजी डाटा, जहाँ से आप बीजी का कोई सा वर्जन और कोई भी टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ मिलेगा आपको वेलकम टू द डाउनलोड सेशन ऑफ बीजी। ये बीजी की वेबसाइट है जहाँ से आप बीजी का कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कहा बीजी का कौन सा? पहले बीजी की यूटिलिटी के बारे में बात कर रहा है, बीजी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, एसक्यूएल सर्वर के बारे में बात कर रहा है एंड देन ये टेम्पलेट्स के बारे में बात कर रहा है। यूटिलिटी होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या होती है यूटिलिटी? जैसे मैंने बोला कि मुझे बीजी का सर्वर डालना है, बीजी का डोंगल डालना है या कुछ टैली का डाटा बीजी में लाना है, तो इस तरह की यूटिलिटी यहाँ पड़ी होती है। इसके बाद बीजी प्रोडक्ट आते हैं कि बीजी का कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, जैसे बीजी 17, बीजी 16, बीजी 14, बीजी 12 या बीजी 3.9, जो भी आपका बीजी का चाहिए। देन आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बारे में बताता तो भी है कि ये जो आपका बीजी अभी लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ है, क्या डेट है, क्या क्या प्रोसेस, सब यहाँ पर। परचेज प्राइस और ये 3 नंबर कहाँ डलेगा? 3 नंबर कहीं नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट करूँगा आपका टैक्स वाला। इसे छोड़ दो मैं। अभी छोड़। ठीक है, आगे समझ में? यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, जब क्लिक करते ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। देन नेक्स्ट
यूटिलिटी वाला कौन सा? यूटिलिटी मतलब एडिशनल सॉफ्टवेयर हैं जो बीजी के नहीं हैं, लेकिन जो बीजी में जुड़ के ना एक अलग काम करते हैं। बीजी सर्वर ऑटोमेटिक मेल करनी, ऑटोमेटिक बैकअप करना, तो बीजी सर्वर की मदद लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि सर मुझे रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको मुझे आपसे प्रॉब्लम होती है तो मैं कैसे लाइव कनेक्ट होऊंगा, तो ये सॉफ्टवेयर से आप लाइव कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सपोर्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, नोट्स मैनेज, हाँ नोट्स मैनेजर होते हैं, .NET फ्रेम नहीं होता, तो ये यूटिलिटी आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप बीजी के प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए। क्लियर, आगे बीजी के प्रोडक्ट कहाँ से करेंगे, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? देन ठीक है, या अभी ये वाली वेबसाइट भी याद कर लीजिए, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। तो आपने अभी सीखा कि बीजी को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, बीजी को इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं, ठीक है, डाउनलोड कैसे करते हैं। अब बीजी के बारे में आता है, बीजी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीजी जो पहले डेमो कॉपी पे ओपन होता है, कौन से मोड पे ओपन होता है बीजी? डेमो मोड पे ओपन होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बीजी को अभी डेमो मोड पे ओपन करके दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी फाइल मैंने डाल रखी है जिससे बीजी मेरा अभी ओरिजिनल है। क्या है मेरा बीजी? ओरिजिनल हो रखा है, मतलब डेमो से अभी क्रैक मोड पे बीजी को ऑन कर रखा है मैंने। देखिए जैसे अब मैं बीजी को ओपन करूँगा तो मेरे पास एक स्क्रीन आएगी जिसके अंदर मुझे ये बता रहा होगा कि जो अभी आप बीजी को ओपन कर रहे हो वो डेमो मोड पे ओपन हो रहा है। देखिए इस तरह का पॉपअप आया जिस पॉपअप पे लिखा है कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, आ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। इसका मतलब कि जो भी आपने बीजी को ओपन करा है, क्या करा है, जो बीजी को अभी ओपन करा है वो ओरिजिनल नहीं है। कौन से मोड पे ओपन हो रहा है? डेमो मोड पे ओपन हो रहा है। डेमो मोड का मतलब है कि अभी आप बीजी के अंदर 30 दिन की एंट्री अपने सिस्टम पे कर सकते हो, उससे ज़्यादा की अपनी कोई भी एंट्री अपने सिस्टम पे आप नहीं कर सकते। ये आपका पहला मोटिव है। इसको समझ से ही, इस उदास से आइकन को देखते ही समझ जाना कि बीजी अभी मैं डेमो मोड पे ही काम कर रहा हूँ। क्लियर है? ये आपका पहला प्रोसेस होता है जिससे आप पता कर सकते हो बीजी आपका डेमो मोड पे ओपन है। क्लियर है? अगर यही आइकन स्माइल कर रहा हो, येलो कलर का है, तो उसका मतलब आप समझ जाना बीजी आपका ओरिजिनल है। क्लियर? ये बीजी का मॉडल था। अब बात आती है सर बीजी को ओरिजिनल करने के कितने वे होते हैं? ओरिजिनल करने के 2 वे होते हैं। एक होता है डोंगल, जिसको हम फिजिकल डोंगल बोलते हैं, जिसको हम USB में लगाते हैं तो हमारा बीजी का डोंगल ओरिजिनल होता है। जैसे आप कहीं फंसे काम करने गए और आप ऐसे ही स्टार्ट नहीं करोगे, अगर डोंगल लगाए तो स्टार्ट कर देना, अगर डोंगल नहीं लगाना तो उससे कहोगे सर आप कैसे डोंगल होगा, डोंगल दीजिए। वो डोंगल आपने सिस्टम पे लगाएंगे, उस डोंगल का नंबर यहाँ पर रीड हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका बीजी का सॉफ्टवेयर ओरिजिनल। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है जिससे आप बीजी के सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल कर सकते हैं। क्या होता है? एक तरीका तो ये है जिससे आप बीजी के सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा, अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर मुझे डोंगल वोंगल नहीं चाहिए, डोंगल में कहाँ लेके घूमूंगा, मुझे कहीं जाना पड़ गया, लैपटॉप तो डोंगल साथ में रहेगा। तो बहुत से क्या करते हैं, फाइल ले लेते हैं हमसे। क्या लेते हैं? एक बीजी की फाइल होती है जिससे आपका बीजी का सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है? आपका बीजी का सॉफ्टवेयर ओरिजिनल हो जाता है। मतलब उस फाइल को हम C ड्राइव में बीजी बिन के अंदर, मतलब उस फाइल को कहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, उस फाइल को हम C ड्राइव में बीजी बिन के अंदर जाके यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारा बीजी का सॉफ्टवेयर ओरिजिनल हो जाता है, जिसको हम सॉफ्ट लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सॉफ्ट लॉक। 2 तरह की फाइलें होती हैं आपके, आप ही दोगे ना बीजी वाले बीजी वाले ही देंगे ना, वो डाउनलोड तो नहीं होगी ना? डाउनलोड नहीं। ठीक है, 2 ही तरीके हैं बीजी को ओरिजिनल करने के। बीजी पहला तो आपका तरीका क्या है? डोंगल लगा के, जिसको हम फिजिकल डिवाइस बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? फाइल। फाइल समझ में नहीं आया। वो फाइल, ये फाइल होती है जो जैसे आपके डेस्कटॉप पे पड़ी है ना, इस तरह की फाइलें होती हैं। क्या होती हैं? इस तरह की फाइलें होती हैं। ठीक है, वो बीजी वाले देते हैं। वो फाइल आएगी, जैसी वो फाइल आपके पास आ जाएगी, अपनी मेल आईडी से उसको डाउनलोड करेंगे, एंड डाउनलोड करने के उसकी एक लोकेशन कहाँ कर देंगे? C ड्राइव में, बीजी बिन के अंदर, सिस्टम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आके पेस्ट, जैसे अभी कोई डाउनलोडिंग फाइल होती है, जैसे पूरी डाउनलोड हुई है, आप इसको कॉपी करोगे, इसको कहाँ पेस्ट करोगे? C ड्राइव में, बीजी बिन के अंदर और सिस्टम के अंदर जाके आप पेस्ट करोगे। इससे आपका बीजी ओरिजिनल जब आप बीजी को ओपन करेंगे तो बीजी ओरिजिनल मोड पे एक्टिवेट होगा। कौन से मोड पे? वो डाउनलोड होगी नहीं, वो हम लोग देंगे, मैं बता दूँ। ठीक है सर, एक तरीका तो आपने बता दिया। क्या मैं फाइल C ड्राइव बीजी में जाके पेस्ट करते मेरा बीजी एक्टिवेट हो जाएगा? नहीं, वो एक्टिवेट नहीं होगा। पहले बीजी की फाइल मंगाते कैसे, ये तो पता होना चाहिए। बीजी की फाइल को मंगाने के लिए आप कहाँ जाएंगे? लाइसेंस मैनेजमेंट में। कहाँ जाएंगे? लाइसेंस मैनेजमेंट पे आएंगे, जिसके देखो नाम है सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। क्या नाम है फाइल का? सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। आप सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होता है करंट मशीन। क्या जो आप सॉफ्ट लॉक फाइल मंगाओगे
वो कौन से मशीन के लिए मंगा, तो मैंने बोला इस मशीन के लिए मंगा रहा हूँ, Device। ठीक है। हाँ, उसके बाद उसका सीरियल नंबर आपसे पूछेगा, वो सीरियल नंबर डालेंगे और वो एक्टिवेशन की देंगे यहाँ पर, वो की आपको यहाँ पर डाल दें, ठीक है। जैसे आप एक्टिवेशन की डालोगे, बाकी इंस्टॉल बाय, कौन इंस्टॉल कर रहा है, क्या इनवॉइस नंबर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, क्या ट्रेड बिजनेस है, क्या इनवॉइस नंबर है, क्या एड्रेस है, किस सिटी से आपने लिया है बीजी, क्या स्टेट है, पिन कोड क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये वो लोग भरते हैं जैसे आपने हमसे सॉफ्टवेयर लिया है। अब बीजी कंपनी को पता कैसे लगेगा कि हमने आपको बेचा है, हमने आपके ऊपर इतनी मेहनत करी, तो हम लोग अपनी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी भरते हैं ताकि बीजी वाले हमें दे दें, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ना, इसे क्लिक कर देते तो फ़ायदा क्या होगा, मुझे बीजी वाले तुरंत एक फ़ाइल भेजेंगे जिसको हम सॉफ्ट लॉक फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लॉक फाइल भेजेंगे। सीरियल नंबर बताएं यहाँ पर क्या लगेगा सीरियल नंबर? ये डोंगल का सीरियल नंबर होता है। अगर फाइल लेनी है तो हाँ, तो पहले डोंगल का नंबर होता है, फिर डोंगल के नंबर को रिप्लेस करके एक सॉफ्ट लॉक फाइल देते हैं, उसके बाद होता है, ठीक है। जैसे हमें डोंगल लेने की है हमें फाइल ही लेनी हाँ, फाइल लेनी पहले डोंगल होता है। पहले डोंगल होगा। रजिस्ट्रेशन, हाँ, सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। सीरियल नंबर आएगा, वो हाँ कॉपी में आएगा, हाँ, फाइल में आएगा। यहाँ पर डाल देना ये ट्रेड। ये बेसिकली आप लोग काम नहीं करते बट नॉलेज हो तो अच्छा है। बीजी को ऑन ओरिजिनल करने के दो मेथड है, कौन सा? एक सॉफ्ट लॉक, दूसरा डोंगल। सॉफ्ट लॉक एक फाइल होती है जिसको अपने सिस्टम पर रखते हैं, और डोंगल एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसको हम यूएसबी में लगा के परफॉर्म करते हैं। आगे समझ में? ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब आता है क्रिएट कंपनी। सर व्हाट इज़ द क्रिएट कंपनी क्यों करते हैं? क्रिएट कंपनी का यूज़ करते हैं नई कंपनी बनाने के लिए, हम क्रिएट कंपनी करते हैं। क्या मैं डायरेक्ट क्रिएट कंपनी करूँगा काम चल जाएगा मेरा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से कंपनी बना दूंगा तो आपकी पहली क्लास आप ढूंढते रहोगे बीजी गया तो गया कहाँ कंपनी बनाई। जब बीजी की आपकी पहली क्लास है तो आपको सबसे पहले बीजी में जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे एटलीस्ट आपको बीजी की एक लोकेशन पता होनी चाहिए कि बीजी आपकी कौन से फोल्डर में, कौन सी ड्राइव में जाके स्टोर हो। कल को कंपनी कहाँ बन रही है आप कहाँ ढूंढते रहोगे? सबसे पहले आपको एक लोकेशन देनी कि मेरी कंपनी इस फोल्डर या इस ड्राइव में जाके बने, ठीक है। इसको मैं पाथ बोलता हूँ। पाथ का मतलब किसी एक फोल्डर में अपनी कंपनी को रखने या बनाने को हम पाथ बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने बोला डी ड्राइव में मुझे एक रोहित के नाम से फोल्डर बनाना है। अभी बात करो थोड़ी जल्दी। इसने पूछा कि ई ड्राइव में मुझे एक रोहित के नाम से फोल्डर बनाना है। क्या करना है? ई ड्राइव में रोहित के नाम से एक फोल्डर बनाना है। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ से बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। उसकी शॉर्टकट है विंडो प्लस ई। माई कंप्यूटर में जाने की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस ई, और यहाँ पर जाके आप फोल्डर बना सकते हैं। आप राइट क्लिक कीजिए एंड देन न्यू में जाके आप फोल्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। फोल्डर आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ भी क्लिक करके बना सकते हैं। उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड करके ही बना सकते हैं। तो बहुत सारे वे हैं जिससे आप फाइल को बना सकते हैं। आप सिंपल से इस पर क्लिक करके फाइल बना लीजिए, और आपको जो भी फाइल का नाम रखना है उस फाइल का नाम यहाँ पर आप जाके रख दीजिए, ठीक है। सूरज कुमार के नाम से मुझे फोल्डर में कंपनी को रखना है, तो उसकी लोकेशन क्या हो गई? डी ड्राइव में सूरज। इसकी लोकेशन क्या हो गई? डी ड्राइव में सूरज। मैं एक यूज़र है, एक ही यूज़र के दो यूज़र हो सकते हैं। 50 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 100 जितने आपको क्रिएट कर लें, कोई अनलिमिटेड इसमें काउंटिंग। हाँ ठीक है, आगे समझ में? एक यूज़र बना हुआ है मास्टर का। मैं आगे समझाता हूँ। और मैंने इस पर कंट्रोल भी कर दिया तो मेरी लोकेशन हो गई डी ड्राइव सूरज के अंदर। लेकिन कभी कभी हमें लोकेशन मिलती नहीं है तो हम लोग इस पर क्लिक करके भी उस लोकेशन को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सूरज आ गया, ठीक है, डी ड्राइव सूरज। देन ओके करूँगा, कंपनी मेरी ओपन हो जाएगी। याद रखना कंपनी अब कहाँ बनी है आपकी? डी ड्राइव में सूरज के अंदर। याद रखना जब भी आप कंपनी बनाओगे तो दो फॉर्मेट में कंपनी बनती है। कौन से दो फॉर्मेट बनती है? एक एक्सेस फॉर्मेट होता है, दूसरा एसक्यूएल फॉर्मेट। कौन सी होती है? एक्सेस और एसक्यूएल फॉर्मेट, ठीक है। अब बीजी को मैंने स्टार्ट किया तो बीजी सर कितनी तरह के बीजी होते हैं? आपने मुझे पाथ बना दिया, डायरेक्ट कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, मुझे ये तो बताइए बीजी कितने तरह का होता है? बीजी आपका 3 तरह का होता है। क्या होता है आपका बीजी? 3 तरह का होता है। पहला बीजी होता है आपका बेसिक, दूसरा होता है स्टैंडर्ड, तीसरा होता है एंटरप्राइज। कौन कौन से मेथड होते हैं? बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। 3 मॉडल होते हैं। कौन से होते हैं बीजी के? बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। सर ये बेसिक क्या करता है? बेसिक आप ऊपर देख लो ना क्या लिखा है? एस है, मतलब इसका स्टैंडर्ड का मल्टी यूजर। क्या? स्टैंडर्ड का मल्टी यूजर। कौन सा? स्टैंडर्ड का मल्टी यूजर। ये करनी है।
खाली ये ओपनिंग बैलेंस का एंट्री मत करिए, हो जाएगा। ठीक है, हाँ। आगे समझ में, बीसी के कितने मॉडल होते हैं? बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। कितने मॉडल होते हैं बीसी के? बेसिक एक्सटेंडेड। हाँ हाँ, अभी एक मिनट। बीसी के कितने मॉडल होते हैं? बीसी के यहाँ पर देखो दिखा है, ये आपको कल से मिलेगी कॉपी, शायद बन जाए कल तो नोट पूरे। कहाँ गए? बीसी कितने मॉडल होते हैं? बीसी के टोटल 11 मॉडल होते हैं। बीसी के वैसे 3 मेन मोड है, जैसे बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। क्या होते हैं बीसी के? बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। लेकिन अगर मैं इस पर इसको क्लिक करूँ, मतलब बेसिक, इसके नाम क्या कर सकते हैं? इसके नाम सेल, परचेज, टैक्स, टीडीएस और सर्विस टैक्स को मेंटेन कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। बेसिक मतलब ये सबसे छोटा बीसी का सॉफ्टवेयर होता है जो आपको 8,000 रुपये का मिलता है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो क्या बन गई फुल फॉर्म? बेसिक का सिंगल यूजर। इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाए तो क्या बनेगा? BS, मतलब बेसिक सिंगल, मतलब BS। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो इसका नाम क्या दिखेगा आपको ऊपर? BS, मतलब बेसिक का सिंगल यूज़र। मैं अगर इस पर क्लिक कर दूँगा तो क्या बन जाएगा? बीसी का ड्यूल यूज़र, मतलब BD। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो क्या बन जाएगा? बीसी का मल्टी यूज़र। तो क्या फुल फॉर्म बन जाएगी? BM मतलब बेसिक का मल्टी यूज़र, पता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ऐसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्या बन जाएगा? SS। इस पर क्लिक करूँगा तो SD। इस पर क्लिक करूँगा तो क्या बन जाएगा? SM। इस पर क्लिक करूँगा तो क्या बन जाएगा? ES। इस पर क्लिक करूँगा तो डुअल, और इस पर क्लिक करूँगा तो मल्टी। तो कितने फॉर्मेट हो गए टोटल? इसको काउंट करोगे तो 9 फॉर्मेट हो गए। लेकिन 2 फॉर्मेट और होते हैं जो SQL बेस्ड होते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, एक सिस्टम पे तो काम नहीं होता, उनका मेन सिस्टम होता है, उसमें 15 लोग 20 लोग काम करते हैं। तो कौन से मोड पे काम होता है? वो एक्सिस मोड पे। एक और होता है SC, एक होता है क्या आपका SC, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड का क्लाइंट वर्जन। ऐसी होता है एक EC, मतलब एंटरप्राइज का क्लाइंट वर्जन, जिसपे आपके एक होता है EC। MS एक्सेल क्या होता है? एक डाटाबेस होता है जो डाटाबेस को मेंटेन करता है। जैसे आप लोग अभी जब हम बीसी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे थे तो पूछ रहा था ना आपको SQL चाहिए। SQL का मतलब होता है जब हम, जैसे सपोज ये डाटा, और मैंने बोला इस डाटा में आपको 50 लोगों को काम करना है इसी सिस्टम में, मतलब ये मेन सिस्टम है और मैं सभी को सिस्टम मास्टर बन गया और मैंने बोला सब आप इसमें सभी चल रहे हैं। इसको हम बोलते हैं SQL। जो आपकी फाइल बनेगी वो नॉर्मल इस सिस्टम में नहीं बनेगी, वो SQL मोड पे बनेगी। कौन से मोड पे बनेगी? वो SQL मोड पे। तो SQL मोड इन पे रन नहीं होगा, उसके लिए एक अलग बनाया है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड का क्लाइंट यूज़र, जिसको हमने C दिया है, मतलब S। यहाँ पे एक नीचे बटन समझ लो SC, मतलब SC मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड का क्लाइंट वर्जन। ऐसी होता है EC, मतलब स्टैंडर्ड का एंटरप्राइज का क्लाइंट वर्जन। तो फाइल 2 तरीके से बनता है। जब आप उस कंपनी को क्रिएट करोगे तो कौन से 2 फॉर्मेट में बनती है? एक एक्सेस फॉर्मेट बनती है, दूसरा SQL डाटा। 3-4 कंप्यूटर है, हमको इसी को मास्टर बनाना है, मेन कंप्यूटर ये इसी को मास्टर बनाना है। तो ये SQL हो जब जाएगा। यही ऑन होगा, जब ये 2 कंप्यूटर बाद में चलेंगे। ये वाला मॉडल समझ में आ गया? इसका क्रिएट कंपनी में कहते हैं और कुछ नहीं कहते। मैंने कहा जब ये कंपनी बन जाएगी ना तो 2 फॉर्मेट में ओपन होगी। पहला एक एक्सेस फॉर्मेट बनेगा, दूसरा SQL फॉर्मेट। एक्सेस में बता रहा हूँ, एक्सेस फॉर्मेट में फाइल बनेगी, इतना समझ लीजिए। SQL पे मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, एंड में जब बीसी आपका लास्ट चलेगा तब सिखाऊंगा कि SQL मोड क्या होता है। बस समझ लीजिए जो फाइल बनती है वो एक्सेस फॉर्मेट में बनती है। क्या बनती है? एक्सेस फॉर्मेट बनती है, माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। अब एक्सेस को मैं डिस्क्रिप्शन करने जाऊँ या आपको अभी समझाऊँ तो उसकी क्लास में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि खुद का वो एक अपना बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, एक माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत अच्छा पार्ट है। एक्सेल के बाद अगर एक्सेस आता है डाटाबेस के अंदर। ठीक है, हम लोग कहाँ चलते हैं? अब क्रिएट कंपनी पे। कहाँ जाएंगे हम लोग? क्रिएट कंपनी। अब जो भी कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम हम यहाँ से डाल देंगे। जैसे मैंने बोल दिया शिवा एजेंसी। क्या कंपनी का नाम दिया? शिवा एजेंसी। तो कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, चेतन गारमेंट, खुशबू गारमेंट, ठीक है, प्राग पॉलीमर एंटरप्राइजेज, विशाल पाइप लिमिटेड, ठीक है, स्टार इलेक्ट्रॉनिक। तो नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर नाम जो भी होगा वो डाल देंगे। एक होता है नेम, एक होता है प्रिंट नेम। प्रिंट नेम होता है कि आपको कंपनी का प्रिंट जो निकालोगे उस पर नाम क्या लगता है। मैंने कंपनी का नाम तो शो करे शिवा एजेंसी, लेकिन प्रिंट आउट किसके नाम से निकल रहा है? शिवा एजेंसी कंपनी। ठीक है, मतलब जो बिल के अंदर छप गया, हेडिंग मतलब जो बिल निकलेंगे, जैसे आप किसी का बिल लेके आते हो तो उस पर नाम लिखा होता है ना, तो उस टाइप का निकलेगा। शो तो आपको करेगा क्या नाम से? शिवा एजेंसी की, लेकिन प्रिंट आउट किसके नाम से निकलेगा? शिवा शंकर। ठीक है, अब शॉर्ट नेम तो कुछ भी है नहीं हमारा कंपनी का। ठीक है, कंट्री अपनी इंडिया, स्टेट अपना दिल्ली, आप लोग सभी जानते हैं। देन अब आता है फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है सर? फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। सब क्या बोलते हैं?
फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है 31 मार्च को बंद होता है, उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अगर मेरी कंपनी 1 अप्रैल को बनी तो कब बंद हो जाएगी उसको? ठीक है, इस दिन मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये फिक्स। अगर मेरी कंपनी 1/11 को बनी तब भी कब बंद हो जाएगी मेरी कंपनी? 31/3/2018 को। अगर मेरी कंपनी 1/1/2017 को बनी तब ये कब बंद हो जाएगी? 31 मार्च 2017। हाँ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो इसका जो फाइनेंशियल ईयर था वो कब स्टार्ट हुआ होगा? 16 को तो स्टार्ट हुआ होगा। आप कॉमन समझिए ना, जनवरी कब आती है? अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ हो गए। 9 और ईयर कितने का होता है? ईयर 12 का होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो नेक्स्ट आया वो आपका क्या आ गया? वो नया साल आ गया। लेकिन एक्चुअल में नया साल नहीं है। नया साल कब आएगा? जब आपके पास 1 अप्रैल आएगी। समझे नहीं समझे? अब इसको समझाता हूँ। आपका नया साल स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, समझ में आ गया। अब जनवरी कब आती है? 9 महीने बाद जनवरी आती है आपकी। आती है 9 महीने बाद जनवरी। जब जनवरी आएगी तो ईयर चेंज होता ही नहीं होता? ईयर चेंज हो गया। लेकिन पार्ट एक्चुअल में किसका है? पार्ट 16-17 का तो है। पार्ट किसका है? एक्चुअल में इसका फाइनेंशियल ईयर क्या कहता है आपसे कि कंपनी कब बननी चाहिए थी आपके हिसाब से? 1 अप्रैल को। ये चीज़ तो बेटर लगी पर वाला समझ में नहीं आया। अब सपोज आज आपने काम स्टार्ट करा, आपने 10 करोड़ रुपये लगा के आज एक बिजनेस स्टार्ट करा। हाँ। कंपनी आपने स्टार्ट कब से करी? 1 जनवरी से अच्छा हाँ समझ स्टार्ट। लेकिन बंद कब होगी कंपनी का? ठीक। अब इसका एग्जांपल दूं, आप स्कूल जाते हो, आप 1 अप्रैल को एडमिशन लेते हो, समझ में आ गया। ठीक है। आप 1 अप्रैल को एडमिशन लेने जाते हो तो आपकी क्लास कब बंद होती है? 31 मार्च मेरे को। माइंड में ये चल रहा था कि जब फाइनेंशियल ईयर चालू नहीं, हुआ अभी तो- एग्जांपल समझ लो फिर बताता हूँ। अगर सपोज आप 1 अप्रैल को एडमिशन लेने गए तो आपकी कंपनी जो आपका ईयर क्लोज कब होगा? 31 मार्च को। 1 जुलाई को जाओ तब भी आपका ईयर कब होता है? 31 तारीख को होता है। 1 दिसंबर को जाओ तब भी वो होता है। क्या कभी ऐसा हुआ किसी स्कूल वाले ने कहा है कि नहीं आप जुलाई में आओ तो आप जुलाई को आपकी क्लास बंद होगी? नहीं, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर चलेगा, वही स्ट्रक्चर आपका यहाँ फॉलो होता है। आप क्लास कब भी स्टार्ट करो लेकिन बंद कब होगी? उस दिन ही आपकी बंद होगी। फाइनेंशियल समझ में आ गया? हाँ फाइनेंशियल ईयर जब ये अब आता है बुक कमेंसिंग फ्रॉम। क्या आता है? बुक कमेंसिंग फ्रॉम। इसका मतलब होता है आपके सिस्टम में एंट्री कब से करनी है। याद रखना जो आपकी कंपनी की डेट होगी वही डेट आपको यहाँ डालनी है, कुछ नहीं करना। जैसे मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ तो आज की डेट नहीं, आज की बिल्कुल मत डालना। नहीं, जैसे मैं आज ही बिजी फोन कर रहा हूँ और आज ही से एंट्री स्टार्ट कर हाँ, तो भी आप यहाँ पर जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 1/4/17 वही डालना। क्यों? अगर आप आज की डेट डाल दो, सपोज आपने डाल दिया 7/4/2017, तो आप 6 दिन पहले की एंट्री कोई नहीं कर सकते। कल को ज़रूरत पड़ गई फिर। तो इसलिए मैं यही एडवाइस करता हूँ सबको, मैं यही एडवाइस देता हूँ, मॉडिफाई नहीं, ईयर मॉडिफाई नहीं होता। बस स्पेशली इस नोट्स को समझ लेना कि ईयर मॉडिफाई नहीं कर सकते। देन कंपनी का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस डाल दीजिए यहाँ से। कहीं जाते हैं तो वो Suppose जो कि यूजर होता है कंपनी को मालिक का अलग ही next होता year हो है। गया। हम वहाँ पे तो वो कुछ- कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, हम उसको वहाँ पे चेंज कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते या कुछ भी है ऑटोमेटिकली ऑन हो नहीं मैं बताता हूँ। हाँ कुछ भी बोलो, मॉडिफाई नहीं कर सकते या कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। अगर हमसे गलती होती है तो हम क्या कर सकते हैं? बताता हूँ। सिन नंबर आता है। सिन नंबर की फुल फॉर्म होती है कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होती है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है। ठीक है, क्या होती है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन होता है। क्या होता है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपको बताया गया है, जिसमें फर्स्ट डिजिट आपका यू से स्टार्ट होगा। देन नेक्स्ट 5 वर्ड होंगे आपके इंडस्ट्रियल कोड, जैसे होता है DL 0000, इस टाइप के नंबर होंगे। देन नेक्स्ट 2 स्टेट कोड होगा। देन 4 यहाँ पर ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन होगा, ये आपको वो देते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, अब आता है IT पैन कार्ड नंबर। क्या होता है? IT पैन कार्ड नंबर, जिसको बोलते हैं हम इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स पर्सनल। फर्स्ट डिजिट जो होगा वो अल्फा होगा। ठीक है, चाहे तो A से लेकर Z तक कुछ भी हो सकता है। फोर्थ 2 नंबर होगा, जैसे समझ लीजिए IT पैन कार्ड नंबर, इसकी फुल फॉर्म याद कीजिए, क्या नाम है? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या है? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या है? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। ये 10 अंक का होता है। शुरू के पहला अक्षर जो होगा वो अल्फ़ा होगा। क्या होगा? शुरू का पहला अक्षर अल्फ़ा होगा, बाद का 4 अक्षर न्यूमेरिकल होंगे, लास्ट का एक वर्ड अल्फ़ा होगा। अगर 3 वर्ड के बाद आपकी कंपनी में P आता है, मतलब 3 वर्ड के बाद अगर P आता है उसका मतलब आपका ये पार्टनरशिप फर्म है। अगर C आता है तो आप कोऑपरेटिव फर्म में काम करते हो, और I आता है तो इंडिविजुअल है। ऐसा आता है। बता दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ऐसे भी ऐसे ऐसे आता नहीं है। मैंने इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर फुल फॉर्म क्या थी? इनकम टैक्स
पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या फुल फॉर्म है? मैंने देखा उसमें तो ऐसा मेरा कुछ नहीं है, ऐसा तो आया नहीं। क्योंकि एस नहीं आया, आई आया वो। हाँ, इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर क्या होता है? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर फुल फॉर्म तो है। शुरू के पहले 5 अक्षर अल्फा होंगे। क्या होंगे? पहले 5 अक्षर अल्फा होंगे, अल्फाबेटिक। बाद के 4 अक्षर न्यूमेरिकल होंगे, लास्ट का एक वर्ड अल्फा होगा। हाँ, ये पर्सनल आएगा, सेकंड लास्ट नंबर होता है अल्फा, जिसमें पता चलता है हाँ। कि पर्सनल है। अगर पी आ गया, ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया। शुरू के 5 अल्फा, 4 न्यूमेरिकल, एक वर्ड अल्फा। इसमें कुछ पैटर्न होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पैटर्न होते हैं। पैटर्न जैसे अगर 3 वर्ड के बाद पी आता तो पार्टनरशिप फर्म, आई आता तो इंडिविजुअल फर्म है, सी है तो कोऑपरेटिव, मतलब जिसका ही पैन कार्ड है वो कोऑपरेटिव फर्म का मालिक है। यहाँ पता है किसका नाम आईटी पैन कार्ड नाम डालेंगे? इस कंपनी के मालिक का डाल लें, इसका डाल लें। इस कंपनी के जो ओनर है ना, उनका आईटी पैन कार्ड नंबर डाल लें। अब वो गवर्नमेंट को पता कैसे चलता है? जब किसी कोई आईटी पैन कार्ड नंबर लेने जाता है तो आपसे पूछता है आपका बिजनेस क्या है, तो बताता है सर मेरी कोऑपरेटिव फर्म है या मेरी कंपनी, तो यहाँ पर सी आ जाता है। तो उसमें सर मैं अभी इंडिविजुअल हूँ, तो वो आई डाल देता है। जैसे भैया कोई बंदा है, ठीक है। बिजनेस नहीं है, हाँ। उसका पैन कार्ड बना हुआ है, तो आईटी पैन कार्ड नंबर में आता है। उसका पैन कार्ड बना हुआ है, हाँ। पहले बिजनेस तो है नहीं, तो या वो अब कोऑपरेटिव करने लगा काम, तो दोबारा पैन कार्ड बनवाएगा। नहीं, फिर जब वो टैक्स भरता है तो रिटर्न हो जाएगा। बहुत सारी इशू क्या है, बहुत सारे, ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया दोबारा बताऊँ? ये जो ASD लिखा हुआ है, जैसे 3 वर्ड तो कुछ भी हो सकते हैं, ए से लेकर जेड भी हो सकते हैं। अगर 3 के बाद आई आ गया तो कुछ भी का मतलब क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे उसका नाम कुछ भी, नहीं, कुछ नाम भी, नहीं। एनीथिंग, ए बी जेड, ए बी आई, ए बी एम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 3 के बाद आगे आता है आई तो इंडिविजुअल है, पी आता है पार्टनरशिप है, ठीक है, सी आता है तो कंपनी है, डी है तो डोमेस्टिक है। तो इस तरीके से आता है। मतलब इससे शुरू के 3 अल्फाबेटिक से ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ कोई बात नहीं। वार्ड नंबर, कंपनी का जो भी वार्ड नंबर है, देन टेलीफोन नंबर, जो भी आपकी कंपनी का टेलीफोन नंबर है, फैक्स नंबर। देन ठीक है, फैक्स नंबर, देन कंपनी की ईमेल आईडी, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक। इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। हाँ, ठीक है। अब आता है करेंसी सिंबल, बाय डिफॉल्ट कंट्री से रिलेटेड होता है, जैसी कंट्री चेंज होगी वैसे ही आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? आ गया? अब करेंसी सिंबल तो यहाँ समझ में आ गया। और इस टॉपिक को आप पहली क्लास इस टॉपिक को ध्यान से नो करके और सेव कर दोगे, आपको नहीं मिलना शुरू हो जाएगा। अनेबल अनेबल वैट एंड जीएसटी, इसको नो करें। क्यों करा सर? अभी टैक्स का कोई काम सिखाया तो नहीं ना मैंने आपको, जब सिखाऊंगा तब इसको अनेबल करेंगे। सर आपने तो इतना बता दिया, क्या हमें याद रहेगा इतना? हम तो इतने है नहीं इंटेलिजेंट। तो इसके लिए आपके लिए नोट्स रखे हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो मैंने इससे अच्छे भी नोट्स बना लिए आप लोगों के लिए, तो आप इसका यूज़ करके देख सकते हैं। जितना मैंने अभी सिखाया है ऑलमोस्ट सारी चीज़ मैं इस थ्योरी के जरिए आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि आई इस तरह का पॉपअप आता है तो इस तरीके का मतलब क्या होता है, पाथ का क्या मतलब होता है, ठीक है। देन आप जब कंपनी क्रिएट करते हो तो किस तरह की लोकेशन आपको दिखेगी, क्या चीज़, क्या क्राइटेरिया होगा। तो मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपकी कवर कर रखी हैं। देन आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से देखोगे कि क्रिएट कंपनी क्या होता है, बुक कमेंसिंग का मतलब क्या है, ठीक है, चेंज फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है, बुक कमेंसिंग का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है, पैन कार्ड का मतलब क्या है। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर रखी है। जब कंपनी बन जाएगी तो किस तरह का पॉपअप आएगा, क्या स्क्रीन आएगी, मतलब जितना मेरे पास एज पॉसिबल था मैंने वो सारी चीज़ें आकर। इसके बाद एक लिस्ट आएगी, जैसे इस तरह की लिस्ट आएगी जो अभी आपको दिखेगी कंपनी बनने के बाद, ठीक है। तो आपकी कंपनी बनना शुरू हो गई। कंपनी ही बन अच्छा, ये CIN नंबर में ठीक है, कंपनी बन गई। फिर यहाँ से पासवर्ड, अब देखो कंपनी का यूज़र नेम, पासवर्ड और रीचेक पासवर्ड होता है। तो आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपके मन में, आप यूज़र नेम अलग डाल सकते हो, पासवर्ड और रीचेक पासवर्ड भी अलग अलग डाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर कि सर आप कुछ भी डाल दो ठीक है, लेकिन आप मुझसे पढ़ ले तो मैं एटलीस्ट यही कहूँगा जो आपकी कंपनी का पहला लेटर होगा वही आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और रीचेक पासवर्ड डालना। सर मैं ऐसा इसलिए करवाता हूँ कि आप लोग अगर जब चले जाओगे तो सिस्टम को मैं ऑन कर सकूँ और उसको समझ सकूँ, ठीक है। क्योंकि आप बच्चे चले जाते तो मैं बैठा रहता हूँ, बाद में आपका सिस्टम खोल के देखता हूँ एटलीस्ट आपने करा तो करा क्या है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ एज पासवर्ड यूज है और इसको मैंने कंपनी को सेट किया। जब कंपनी बन जाएगी तो आपको कहाँ जाना है, तो आपको इन्वेंट्री पे आना है। कहाँ आना है? इन्वेंट्री पे आना है।
और यहाँ से एक मेथड अपनाना जिसका नाम फीफो होता है। क्या होता है? फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, या पहले आएगा पहले जाएगा वाला हिसाब। ये हम इसलिए करते कि हमारा जो इन्वेंट्री स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज हो सके, इसलिए करते हैं। इसको सेव कर दो। अब आपका काम खत्म हो, ठीक है। अब आपकी कंपनी बंद गई। अब कंपनी बंद करनी है, 2 बार स्क्रैप बटन दबाइए एंड डू यू वांट टू क्लोज, देन आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। ओपन करनी है तो आप पासवर्ड यूज़र डाल के भी ओपन कर सकते हैं। बट कभी कभी जब आप किसी कंपनी को ओपन करेंगे ना तो आपकी कंपनी शो नहीं हो रही, जैसे हो गई कंपनी। अब इसको बंद करो, 2 बार स्क्रैप बटन दबा के बंद होगी। कभी अगर आप जब आपकी कंपनी शो नहीं हो तो आप ये समझ जाना कि आपकी लोकेशन अलग है, ठीक है। कभी भी आपकी कंपनी ओपन नहीं होती, आपकी कंपनी दिख नहीं रही, तो इसका मतलब आपकी डायरेक्टरी गलत है। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टरी गलत लोकेशन में है, या आपकी डायरेक्टरी वो इस समय सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कंपनी शो होगी जो आपकी यहाँ से चल रही होगी। अगर मैं यहाँ से डी ड्राइव ओपन करूँगा तो अभी शिवा वाली कंपनी अभी शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? उसका एक रीज़न है, क्योंकि उस फोल्डर में तो उस नाम की कोई कंपनी पड़ी ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सूरज फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा तो आपकी कंपनी वो वापस आ जाएगी। ओके, एंड सूरज मैंने शो, ठीक है। और करने के बाद फिर उसमें सेट डाटा डायरेक्टरी में जाना है। हाँ, नहीं ये तो कर लिया मैंने। ये बताया कि अगर आप इस काम को अगले दिन आके कंपनी ढूंढते हो, आपकी कंपनी नहीं मिलती, तो उस कंडीशन में सबसे पहले अपनी लोकेशन देखें। जैसे आप आए, आपने ओपन करी, सर मेरी कंपनी तो है नहीं इसके अंदर, तो आप यहाँ से अपनी लोकेशन देखो कि आपकी लोकेशन सही है। लोकेशन सही है तो कंपनी शो होगी, लोकेशन आप वाली नहीं है तो नहीं। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आपकी कंपनी की लोकेशन क्या है। ये तो सूरज वाली हमने लोकेशन लगाई थी और हमने शिवा एजेंसी बना ली थी। अब शिवा एजेंसी का जो था, सूरज वाली तो वहाँ पर शो कर रही है, लेकिन शिवा एजेंसी शो नहीं कर रही थी। कौन सी शो नहीं कर रही? ये अगर यहाँ से लोकेशन, अगर तुम्हें रास्ता ही यहाँ से हट गया, अब जैसे ये फ्लाईओवर बना रखा है मैंने आपके लिए, वो फ्लाईओवर तोड़ दो तो क्या आप पहुँच जाओगे घर? बात सही है, मैं ये चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ। जैसे अभी वो शो नहीं कर रही थी, हालांकि जब ये भी यहाँ ही था। नहीं, वो यहाँ नहीं था, वो डी ड्राइव थी, आपने ध्यान नहीं दिया। वो ये डी ड्राइव है, कंपनी की लोकेशन क्या है? कंपनी की लोकेशन डी सूरज में ड्राइव। लिखा हुआ था। हाँ, ये रीज़न है, ठीक है।